नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे मालती जोशी जी की कहानी वंदना। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए वंदना। 7 कब के बज चुके थे। मेकअप रूम में गुड़िया सी सजी धजी लड़कियां अब बोर होने लगी थीं। उनके लिपे पुते चेहरों पर पसीने की बूंदें झलमला उठी थीं और सारी मेहनत पर पानी फेर रही थी। किसी का जूड़ा खुल खुल जा रहा था तो किसी की साड़ी। उधर पंडाल में शोर प्रतिपल बढ़ता ही जा रहा था। औरतों की चीख पुकार और बच्चों की चिल्लपों से ऊपर उठकर सक्सेना सर की आवाज माइक पर गूंज रही थी। सज्जनों और देवियों, कृपया शांत रहें। मुख्य अतिथि बस अब आने ही वाले हैं। 7:30 के करीब कहीं से सुनाई पड़ा, आ गए आ गए। और देखते ही देखते सारे पंडाल में यह सुसमाचार प्राप्त हो गया। चेतना की एक लहर सी वातावरण में दौड़ गई। मैं सुव्यवस्थित होकर उठ ही रही थी कि सक्सेना सर ने दरवाजे में मुंह डालकर पूछा, बहन जी आप तैयार हैं ना? पहला आइटम सरस्वती वंदना का है। आई एम रेडी बाय ऑल मीन्स, मैंने कहा। अंग्रेजी में बात करने से बात जरा वजनी हो जाती है। मैंने पंडित जी को आवाज़ दी और जया और सुजाता को लेकर स्टेज की ओर चल दी। 4 दिनों तक मर खप कर बनाए हुए स्वर्ण कमल सिंहासन में किसी तरह सुजाता को बिठाया। एक बड़ी सी वीणा उसके नन्हे से हाथों में पकड़ाई। साड़ी का पल्ला सिर से खिसका जा रहा था। उसे हेयर पिन्स के द्वारा मुकुट में ठीक से खोस दिया। बार बार डर लग रहा था कि साड़ी में कहीं दाग न पड़ जाए, पिनों से छेद न हो जाए। यह जरी की कामदार सफ़ेद साड़ी मिसेस डीएसपी की थी, जो उन्होंने 100 हिदायतों के साथ मुझे सौंपी थी, और वह भी सिर्फ इसलिए कि उनकी बेबी को अंग्रेजी ड्रामे में हीरोइन का पार्ट मिल गया था। सुजाता से निपटकर मैं जया के पास आई, पर वह पहले ही पोज लेकर बैठ चुकी थी। फिर भी कुछ फिनिशिंग टच तो देना ही था। बड़ी बहन जी की लड़की जो थी। पंडित जी हारमोनियम पर बैठ चुके थे। उनके शागिर्द ने तबला संभाल लिया था। गाने वाली लड़कियां माइक के पास आकर बैठ चुकी थी। सक्सेना सर हाथ में सीटी लेकर पर्दे के बीचों बीच खड़े थे, एक सम्मिलित सी प्रतीक्षा के धड़कते छड़ते हुए। बाहर मुख्य अतिथि का परिचय दिया जा रहा था। बड़ी बहन जी बड़ी ही अलंकारिक शैली में उस महान व्यक्तित्व का परिचय दे रही थी। उन्हें अपने बीच पाने के सौभाग्य का बखान कर रही थी, और मैं अतिथि महोदय के बारे में अटकलें लगा रही थी। अभी कल तक कोई भी नाम निश्चित नहीं हो पाया था। आज ही यह मान्यवर व्यक्ति कहाँ से पकड़ में आ गया। जया बिटिया को बुलाओ थे, चपरासिन ने नेपथ्य से झांक कर कहा। कौन बुला रहा है? कह दो अभी नहीं आएगी, मैंने झुंझला कर कहा। गुस्से में मैं और भी कुछ बड़बड़ा जाती, पर मिस्टर राजवीर को देखकर चुप हो रही। अपने बूट चरमराते हुए वे सीधे स्टेज पर आ धमके और जया का हाथ पकड़कर बोले, 1 मिनट बाहर चलो तो बिटिया। आप इसे कहाँ लिए जा रहे हैं? अभी कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। मैंने मरी सी आवाज में प्रतिवाद करना चाहा, पर मिस्टर राजवीर जिस तरह आए थे उसी तरह दंदनाते चले गए और साथ ही जया को भी ले गए। यह भला आदमी पता नहीं अपने आप को क्या समझता है, मैंने जल भुन कर कहा। वह भला अपने को सिर्फ हेड मिस्ट्रेस का हस्बैंड समझता है, और इसमें गलत भी क्या है? अब विद्यालय की होनहार छात्रा कुमारी जया माननीय अतिथि महोदय को हार पहनाएगी। माइक पर आपटे की आवाज़ सुनाई दी। चमचे, मैंने दांत पीसते हुए कहा। मेरी आवाज़ तालियों की गड़गड़ाहट में डूब गई। ये अतिथि महोदय कहाँ की तोप हैं जो सरस्वती वंदना से पहले उनकी वंदना की जा रही है? और स्कूल में क्या लड़कियां नहीं हैं? जया को यहाँ से खींच ले जाने की क्या ज़रूरत थी? मेरा भुनभुनाना जारी था। आप समझती नहीं बहन जी, इसे कहते हैं डिपार्टमेंटल पॉलिटिक्स। माननीय अतिथि महोदय मिस्टर राजवीर के इमीडिएट बॉस हैं।
हमारे ही परम सौभाग्य से यहाँ टूर पर आए हुए हैं। मस्का लगाने का ऐसा सुनहरा अवसर बार बार थोड़े ही आता है। एनुअल फंक्शन आखिर होता किस लिए है? सक्सेना सर ने अपनी फिलॉसफी झाड़नी शुरू की तो पंडित जी बिलबिला उठे। चुप होले भैया मेरे। बहन जी, कम से कम आप तो कुछ समझदारी से काम लीजिए। चार चार माइक लगे हुए हैं, बाहर तक भनक भी पहुंच गई तो बस। आप लोगों का क्या है, आजाद पंछी हैं, लेकिन बेमौत मारा जाऊंगा मैं। घर में दो दो लड़कियां ब्याहने को बैठी हैं। इतना गुस्सा आता है पंडित जी पर, जब देखो अपनी लड़कियों का रोना लेकर बैठ जाएगा। ईश्वर भी पता नहीं कहाँ छुपा बैठा है। जल्दी से इनकी लड़कियों के हाथ पीले हो जाएं तो हम लोगों की तो जान छूटे। अब देरदार क्या है? तबलची ने उबासियां लेते हुए पूछा। उसकी उंगलियां कत्थक के तोड़े बजाने के लिए मचल रही थी। अतिथि महोदय आशीर्वचन कह रहे हैं। सक्सेना सर ने फिर चुटकी ली। पंडित जी ने एक बार फिर आंखें तरेर कर उन्हें देखा और चुप हो रहे। बड़ी देर से दबाई हुई तंबाकू की तलब पर अब उनका नियंत्रण न रहा। जेब से बटुआ निकल आया और हारमोनियम पर ही सारा साज बिछाकर वे छालियां कतरने लगे। लीजिए बहन जी। मशीन की तरह कटी हुई सुपारी मेरी हथेली पर रखते हुए उन्होंने कहा। सुपारी बाद में खाइएगा बहन जी, पहले अपनी सरस्वती को संभालिए। सक्सेना सर ने तो मुझे चौंका ही दिया। सुजाता सचमुच ऊँघ रही थी। हाथों की वीणा एक ओर लुढ़क गई थी और उसकी खूंटियों में गले का हार उलझ गया था। टॉर्च की रोशनी में किसी तरह सब ठीक ठाक किया। उसे जरा डपट कर ठीक से बैठने को कहा। यह तो गनीमत थी कि साड़ी सही सलामत थी। उसकी जरीदार बॉर्डर को ठीक से फैलाते हुए सुजाता की मम्मी पर कोफ्त हो रही थी। एक साड़ी भी ना निकली बेचारी के पास। और क्या अदा से जवाब दिया था। हाय बहन जी, हम लोगों में तो सुहागने सफ़ेद साड़ी छूती भी नहीं। अब जया कहाँ मर गई, मैंने मन ही मन कहा, पर जैसे टेलीपैथी के जोर से ही जया दौड़ती हुई स्टेज पर दाखिल हुई। साड़ी जो पीताम्बर की तरह बांधी हुई ना होती तो उसका गिरना निश्चित था। इतनी देर कहाँ लगा दी तुमने? हार पहनाकर लौट आना था ना। अब यह सांस धौकनी की तरह चल रही है, ठीक से नाचते भी न बनेगा तुमसे। डांटते डांटते मेरा स्वर रुआंसा हो आया था। 15 दिन की मेहनत मिट्टी होने को थी और यह ढीठ लड़की मुस्कुरा रही है। अपनी माँ के साम्राज्य को वह खूब पहचानती है और हमारी औकात को भी। पंडाल एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। भाषण शायद समाप्त हो गया था। अब आज का कार्यक्रम सरस्वती वंदना के साथ प्रारंभ होता है। बड़ी बहन जी ने माइक पर घोषणा की। सक्सेना सर ने सीटी बजाई। पर्दा धीरे धीरे सरकने लगा। पंडित जी ने हारमोनियम संभाला और लड़कियां गा उठी, वीणा वादनी वरदे। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।